सो फ्रेंड्स आजकल ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा अपीलिंग है कि आप बात करें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की, पैसिव इनकम की या आप ये बात करें कि मैं रिटायर हो रहा हूँ जल्दी अर्ली रिटायरमेंट की। लेकिन ये बातें कहने में बहुत अच्छी लगती हैं, सेक्सी लगती हैं, लेकिन एक्चुअल में जब इम्प्लीमेंटेशन करने जाते हैं तो इसके अंदर बहुत सारे मुश्किलात आती हैं और वो आज हम इस वीडियो में भी बात करेंगे और उसमें क्या-क्या जो मिसकॉन्सेप्ट्स हैं लोगों के वो भी देखेंगे। प्लस ये कि मैं एक और मिसकॉन्सेप्ट की बात करूँगा यहाँ पर। मैंने एक वीडियो बनाई थी अबाउट समवन हू मूव्ड फ्रॉम जर्मनी टू पाकिस्तान। उनके पास जर्मन पासपोर्ट था, बच्चों के पास जर्मन पासपोर्ट था, वाइफ़ के पास नहीं था, लेकिन इतना कोई मसला नहीं था। लेकिन उसके नीचे कुछ कमेंट्स आए थे। उन्होंने मुझे ये कहा था कि यार आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? आप रियल एस्टेट की फाइल्स बेच रहे हैं या लेट्स से आप स्टॉक्स की बात कर रहे हैं, ये तो जिस उसको बताएँ जो पढ़ा-लिखा ना हो। तो मुझे हैरत हुई ये बात सुन कर के रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट या स्टॉक्स की इन्वेस्टमेंट, वो एक ऐसी इन्वेस्टमेंट आप कह रहे हैं जो कि अनपढ़ लोग करते हैं। अगर ऐसी बात है तो यार यहाँ पर तो दुबई के अंदर क्या पाकिस्तान के अंदर भी बहुत ज़्यादा अनपढ़ लोग मौजूद हैं जो कि ये काम कर रहे हैं। सो ये चीज़ें, ये मिसकॉन्सेप्ट्स नहीं होने चाहिए क्योंकि ये आपको चाहे कितना भी अच्छा आपका बिज़नेस चल रहा हो, कितनी भी अच्छी जॉब चल रही हो, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जिसे कहते हैं ना एक्चुअल में वो यही है कि आप बिल्कुल पैसिवली रहकर अपने पैसे बनाएँ। पैसिव पैसे कैसे बन सकते हैं? उनके उसके 2-3 तरीके हो सकते हैं। मैंने एक वीडियो की थी, पॉडकास्ट की थी शजील के साथ। उन्होंने मुझे बताया था कि सॉफ्टवेयर एज़ सर्विस वो काम कर रहे हैं और उस सॉफ्टवेयर एज़ सर्विस के थ्रू जब सब्सक्रिप्शन आती है तो उसके अंदर वो पैसिव इनकम कर रहे हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ कि वो एक पैसिव इनकम की स्ट्रीम है, लेकिन वो एक पैसिव इनकम की स्ट्रीम है। अदरवाइज़ जो जिसे कहते हैं कि एस्टैब्लिश्ड पैसिव इनकम की स्ट्रीम है, वो आपकी जो रियल एस्टेट है या फिर आप कह लें कि जो आपकी जो स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स हैं, वो आपके पैसिव इनकम की रिटर्न्स हैं या स्ट्रीम है क्योंकि उसके अंदर आपको ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप इस चीज़ को मेक श्योर करें। ख़ैर इस ईमेल की तरफ चलते हैं। ईमेल के अंदर इन साहब ने कुछ इसी तरह की बात की है। फ़िनलैंड में रहते हैं। उसके बाद ट्राई कर रहे हैं यूके जाएँगे। इसमें इसमें मैं एक और बात भी बताऊँगा जिसके अंदर मेरे पास वन ऑन वन कॉल एक आई थी और उस कॉल के अंदर मेरी जब बात हुई उनसे तो मुझे पता चला कि वो यूके जा रहे हैं। यहाँ पर यूएई के अंदर उनकी अच्छी खासी सैलरी थी। उसके बारे में ख़ैर बात करते हैं। पहले मैं ईमेल पढ़ लेता हूँ। हाय बली, आई होप दिस मैसेज फाइंड्स यू वेल। माय नेम इज़, अच्छा नाम, एवरीथिंग दैट कुड रिलेट टू समवन मैं ट्राई करूँगा कि वो हटा दूँ। माय नेम इज़, नाम उन्होंने बताया था, एंड आई वुड एप्रिशिएट इफ माय आइडेंटिटी रिमेन्स कॉन्फिडेंशियल। आई हैव बीन लिविंग इन फिनलैंड फॉर द लास्ट कुछ साल से ही रह रहे थे। मैं ईयर नहीं बताता कि उसमें है, लेकिन वो अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। I came here on a scholarship to pursue my master's degree, which is now nearing completion. During this time, I secured a position in IT and currently earning approximately 3,000 euros post tax per month. And I've been doing this job for the last 2.5 years now. I am I am उन्होंने अपनी एज बताई है, अगेन एज का नंबर नहीं बता रहा, अंडर 30 है। रिसेंटली मैरिड एंड विद नो चिल्ड्रन। बिफोर मूविंग टू फिनलैंड आई वर्कड इन, एक बहुत बड़ी कंपनी का नाम उन्होंने लिखा है यहाँ पर जो कि पाकिस्तान के अंदर काम करती है, फॉर अबाउट 4.5 years। दिस हियर्स द ब्रीफ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ माय करंट फाइनेंशियल सिचुएशन। अच्छा, ऑलमोस्ट 4.5 साल उन्होंने पाकिस्तान में बहुत अच्छी कंपनी में काम किया। उसके बाद स्कॉलरशिप के ऊपर मास्टर्स करने फ़िनलैंड चले गए। वहाँ पर अच्छे खासे टाइम से वहाँ पर थे और उसके बाद अच्छा खासा नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, लेकिन कंसिडरिंग कि वो अंडर 30 हैं तो इमेजिन कर लें कितना टाइम हुआ होगा। और फिर उसके बाद वो इस वक़्त एक आईटी की जॉब कर रहे हैं और पिछले 3 साल से आई थिंक ये जॉब कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 2.5 साल से जॉब कर रहे हैं ये, और इस वक़्त अंडर 30 हैं, मैरिड अभी रिसेंटली हुए हैं और कोई बच्चे नहीं हैं इनके। एंड करंट उनका पोर्टफोलियो जो है वो ये बता देते हैं। अम, इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट है $11,000। करंट अकाउंट जो फ़िनलैंड के अंदर उनके पास पैसे पड़े हुए हैं ऑलमोस्ट 15,000 यूरोज़। करंट अकाउंट इन पाकिस्तान जो कि है 5 लाख रुपए पाकिस्तानी। इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं, ये इन्वेस्टमेंट इन्होंने 5 लाख 50 लाख एक फ्रेंड की टूरिज़्म एंड हॉस्पिटैलिटी स्टार्टअप में किया था, व्हिच इज़ जनरेटिंग पैसिव इनकम ऑफ अराउंड 200,000 टू 250,000 रुपीज़ मंथली, यानी कि 2 से ढाई लाख रुपए बना रहे हैं। और जो समर्स का टाइम होता है उसमें 3.5 लाख रुपए भी बन जाते हैं, एंड अराउंड 1,60,000 इन विंटर्स टाइम। परचेज़्ड अ कार वर्थ 1.5 मिलियन, यानी कि 15 लाख रुपए की उन्होंने गाड़ी पाकिस्तान में ली है, एंड अनदर कार इन फिनलैंड फॉर 6,500 यूरोज़। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली आई मेड अ लेस फेवरेबल इन्वेस्टमेंट इन अ प्रॉपर्टी फाइल वर्थ टू 4.5 मिलियन, व्हिच इज़ नाउ वैल्यूड एट 1 मिलियन पाकिस्तानी रुपीज़। देखिए फाइल्स जो जो पाकिस्तान में जो कल्चर है,
आई डोंट कंडोन इट। मैं खुद भी इन्वेस्टमेंट की है, गलतियाँ सबसे होती हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी कोई स्मार्ट इन्वेस्टमेंट नहीं होती, ये गैम्बलिंग होती है, इसे गैम्बलिंग कहते हैं। जिस तरह से अब मैं बोलूँगा तो फिर लोग फिर कुछ और बोलेंगे, लेकिन जिस तरह से बिटकॉइन में गैम्बलिंग हो रही है ना, जिस तरह से क्रिप्टो में गैम्बलिंग हो रही है, इवन यूएस के प्रेसिडेंट भी जो है वो गैम्बलिंग में का पार्ट हैं। बड़े-बड़े अमीर लोग भी इस गैम्बलिंग का पार्ट हैं। आई डोंट नो, इस ये तो ख़ैर है ही गैम्बलिंग, जो इसकी बात हो रही है, जो प्रॉपर्टी की फाइल्स की बात होती है, तो इसमें गैम्बलिंग हो रही है। तो वो ख़ैर अब आपने साढ़े 4 सॉरी 4.5 यानी कि 45 लाख रुपए की जो फ़ाइल ली थी वो अब 1 मिलियन की हो गई है। इसका आप कुछ नहीं कर सकते। मुझे नहीं पता कहाँ पर थी ये, कैसी थी, इसका आपको क्या करना है आगे। इसको इन फॉर नाउ आप संक कॉस्ट समझ लें। At the moment, my passive income comes primarily from my friend's business and my RDA USD account. My mother was a retired federal government employee, so primarily I do not have to support my family financially. ये देखिए, गवर्नमेंट जॉब्स के बड़े फ़ायदे होते हैं, ठीक है ना? ये अब पता नहीं रिटायरमेंट के बाद, अब मैंने सुना है कि पेंशन्स नहीं मिलेंगी पाकिस्तान के अंदर उस तरह से, लेकिन इसके बहुत फ़ायदे होते हैं। और इस बात पर मैं सबको बोलता हूँ कि जो लोग गम मेरे खुद की मदर जो हैं वो गवर्नमेंट एक टीचर थीं और रिटायर हुई हैं, उनको बहुत सी पेंशन मिल रही है। लेकिन अब मुझे ये बताएँ कि वो जो एक बहुत अच्छी टीचर होगी, जो कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रही होगी और उसकी बहुत अच्छी सैलरी भी होगी, पूरा टाइम उसने अच्छा गुज़ारा होगा। उसके बाद जब उसकी जॉब ख़त्म होती है, तो ज़्यादातर आजकल जो गवर्नमेंट स्कूल्स की टीचर्स हैं, उनकी ज़्यादा अच्छी सैलरी है कंपेयर टू प्राइवेट स्कूल्स, और उसके बाद उनको पेंशन भी मिलती है। जबकि वो जो प्राइवेट स्कूल की टीचर हैं, उनकी भले उनके क्रेडेंशियल्स अच्छे हों, उनकी कितनी भी अच्छी नॉलेज हो, उनको पेंशन नहीं मिलती, उनको शायद सैलरी भी उतनी अच्छी ना मिले। और फिर अगर पाकिस्तान में लोग बोलें कि भाई आप सेविंग्स ना करें, आप क्यों कर रही हैं सेविंग्स? आप सेविंग्स करके ये जो नेशनल सेविंग्स वगैरह में डाल रही होती हैं, क्यों डाल रही हैं? तो भाई मैं कहता हूँ कि जो पेंशन से पैसे आ रहे हैं ना, वो भी इसी तरह से आ रहे हैं। लेट इट बी क्लियर, बिकॉज़ जो पाकिस्तान में पेंशन मिल रही है या पूरी दुनिया में जो पेंशन मिल रही है, वो हर सूरत में पैसे रोटेट होके उसी तरह से आ रहे हैं। अब आप अपने ऊपर ज़ुल्म करेंगे अगर आप खुद सेविंग्स नहीं करते, खुद इन्वेस्टमेंट नहीं करते। हर एक नहीं कर सकता स्टॉक्स में इन्वेस्ट, हर एक नहीं कर सकता प्रॉपर्टीज़ के अंदर, बड़ी-बड़ी प्रॉपर्टीज़ के अंदर इन्वेस्ट। तो जो बाकी का तरीका बचता है वो यही होता है कि आप गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ के अंदर डालते हैं। गवर्नमेंट पेंशन कैसे देती है? वो भी तो सिक्योरिटीज़ के थ्रू पैसे पैसे छाप के दे रही होती है, जिस तरह भी दे रही होती है। लेकिन रूट वही होता है। तो अगर आप अपने घर वालों को, जानने वालों को उन चीज़ों से रोकेंगे, जब तक कि आपका मुल्क प्रॉपर सिस्टम में नहीं आता या उसके अंदर सोशल वेलफेयर का सिस्टम नहीं बनता, तो मेरे ख़्याल से यू आर डूइंग डिससर्विस टू देम। अब गवर्नमेंट ने एक सिस्टम बनाया हुआ है, अब उसको उसी के थ्रू चलना है। अब आप कुछ कर नहीं सकते। या तो आप जिनको पेंशन मिल रही है, उनसे बोलें कि पेंशन ना लें, या जो कनाडा में जो लोग बैठे हुए हैं, जो स्टेट बेनिफिट्स लेते हैं या सब्सिडाइज़्ड एजुकेशन उनको उनके बच्चों को मिलती है, या जो उनके लेट्स से बच्चों को या उनको उनकी फैमिली को स्टेट प्रोवाइडेड हेल्थ केयर मिलती है, ये सारे पैसे कहाँ से आ रहे हैं? ये सारे पैसे उसी सिस्टम से आ रहे हैं। और जो लोग वहाँ पर बैठ के ये कहते हैं कि आप नया पाकिस्तान सर्टिफ़िकेट जो है वो नॉन शरिया है, ठीक है, शरिया कंप्लायंट हो ना हो मुझे नहीं पता, क्योंकि इस्लामिक वर्ज़न भी उसका मौजूद है, इन्होंने किया हुआ है उससे। ख़ैर, ये एक लंबी डिबेट है, आई डोंट वांट टू गेट इंटो दैट। पता नहीं क्यों मुझे याद आ गया। एनीवेज़, बात ये हो रही थी, हाँ, ये बात इस तरह से यही थी कि वहाँ पर उनको पेंशन मिल रही थी, तो वो शी इज़ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, तो उनको अपनी फैमिली के लिए कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। नाउ अम, ओके, माय वाइफ इज़ एन एमबीबीएस डॉक्टर, though she is not currently practicing. We are considering moving to the UK in the next couple of years, which she could pursue her career in medicine. अच्छा, ये जो मैं बात कर रहा था ना वन ऑन वन कॉल की, जिसके अंदर उन्होंने मुझे बताया था, जो दुबई में रहते थे, ऑलमोस्ट 50,000 दिरहम उनकी सैलरी थी, एंड इट इज़ बाउंड टू ग्रो एज़ वेल। और फिर वो यूके मूव कर रहे थे जस्ट बिकॉज़ उनको परमानेंसी चाहिए थी। उसी कंपनी ने उनको यूके में ऑफ़र की थी। कैन यू इमेजिन, उस कंपनी ने जो यहाँ पर उनको 50,000 दिरहम सैलरी दे रही थी, वो जब यूके लेके जा रही है, तो आफ्टर टैक्स उनकी सैलरी कोई 18,000 दिरहम बन रही थी। और उस वक़्त उनकी उनकी वाइफ़ भी डॉक्टर थी, लेकिन उनकी वाइफ़ ने जाके वहाँ पर 2 साल का रगड़ा खाना था और उसके बाद उनको कोई जॉब मिलती। तो वो इतना बड़ा डाउनग्रेड ले रहे थे अपना यूके जाने के लिए। तो ये तो ख़ैर फ़िनलैंड के अंदर है, तो फ़िनलैंड से आप यूके जाएँगे तो ख़ैर मेरा नहीं ख़्याल कि इतना बड़ा कोई हिट आएगा आपको। अब ऑलरेडी आपकी जो सैलरी है वो 3000 यूरोज़ की है, तो मेरे ख़्याल से यूके में भी आपको इस तरह की सैलरी पोस्ट टैक्स मिल जाएगी आराम से, बल्कि ज़्यादा ही मिल सकती है। अच्छा, ख़ैर आगे चलते हैं। गिवन माय करंट एज, सैलरी एंड पोर्टफोलियो, आई वुड लाइक टू हियर योर थॉट्स ऑन हाउ आई कैन बेटर इन्वेस्ट फॉर फ्यूचर। आर देयर स्पेसिफिक एरियाज़ और स्ट्रैटेजीज़ यू वुड रिकमेंड
फॉर समवन इन माय पोजीशन लूकिंग फॉरवर्ड टू हियर योर एडवाइस। अच्छा, मेरी तरफ से कोई एडवाइस नहीं है भाई। मैं तो सिर्फ़ जो कमेंट्स मिलते हैं आपको वो ज़्यादा इंसाइटफुल आपको लग सकते हैं जो इस वीडियो के नीचे कमेंट्स होंगे, और मैं जो मुझे पता होता है वो उस पे मैं कुछ अपना रोशनी डाल देता हूँ। अच्छा, एक तो ये कि आप जो आपने कहा कि पैसिव इनकम आपकी है थ्रू योर नया पाकिस्तान सर्टिफ़िकेट, और आपकी जो दोस्त के साथ आपने जो इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो इन दोनों को मैं पैसिव इनकम नहीं कह सकता। पैसिव इनकम कुछ हद तक आईएनपीसी है, लेकिन वो आईएनपीसी को आप इनकम नहीं कह सकते। वो सिर्फ़ इन्फ्लेशन से बीट करता हुआ एक इंस्ट्रूमेंट है जो आपको कुछ ना कुछ रिटर्न दे रहा है। उसकी बेसिस पर आप अपनी लाइफ़ नहीं गुज़ार सकते। उसकी बेसिस पे लाइफ़ वो लोग गुज़ार सकते हैं जो कि 60 प्लस हों, 65 प्लस हों, फिर उन पे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। बहुत ज़्यादा अगर वो 15 साल, 20 साल 65 के बाद अगर ज़िंदा रह जाते हैं, उसके बाद शायद जाकर उन पे इम्पैक्ट आए। लेकिन 10-15 साल के लिए आप उन पैसों को गुज़ार सकते हैं। क्योंकि उसके अंदर आप कुछ ना कुछ उसमें ग्रोथ हो रही होगी, थोड़ा-सा उसकी वजह से आपने सेविंग्स भी शायद उसमें ज़्यादा डाल रहे हो। तो उसमें शायद फ़ायदा हो सकता है, लेकिन बीइंग यंग आपको इस तरह के इंस्ट्रूमेंट से कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि आपको ये कैश फ्लो प्रोवाइड करके दे रहे हैं। क्योंकि अगर कैश फ्लो प्रोवाइड कर भी रहे हैं, तो आप एट मैक्स इसमें अगर आपको 8% का यूएसडी का रिटर्न मिल रहा है, तो आप उसको 4% कंसिडर करें। एक अलग टॉपिक है कि 4% मैं क्यों कह रहा हूँ, लेकिन ये बिल्कुल एक अलग टॉपिक है। अगर आपको 8% मिल रहा है, 9% मिल रहा है, जो भी मिल रहा है आईएनपीसी से, उसको आप 4% अज़्यूम करके फिर कैलकुलेशन करें कि ये पैसे आपके पास आ रहे हैं, बाकी रीइन्वेस्ट हो रहे हैं। और दूसरी बात, ये जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ये क्योंकि ग्लोबली जो इंटरेस्ट रेट्स हैं, पाकिस्तान के जो इंटरेस्ट रेट्स हैं, उस पर डिपेंड करते हैं। अभी मैं देख रहा था पाकिस्तान की इन्फ्लेशन बिल्कुल रॉक बॉटम पे जाने वाली है। रॉक बॉटम पे तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी अच्छी खासी नीचे आ गई है, जिसकी वजह से अब इंटरेस्ट रेट्स पाकिस्तान में भी नीचे जाएँगे, और हो सकता है नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट की भी जो डॉलर बेस्ड रेट्स हैं, वो भी नीचे जाना शुरू हो जाएँ। ये इस वक़्त बहुत ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा पूरी दुनिया में आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे जब से ये रेट्स नीचे गए हैं। सो इसलिए इस इनकम को आप कंसिडर ना करें, आपको लाज़मी अपनी इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए। आप फ़िनलैंड में रहते हैं, आपको डाइवर्सिफ़ाइड लो कॉस्ट ईटीएफ के अंदर जाना चाहिए। यूएस के बहुत सारे ईटीएफ्स हैं जो कि आपको यूरोप बेस्ड जो ईटीएफ्स होंगे, ताकि आपका टैक्स का भी सिस्टम सही चल सके। तो वो अपने हिसाब से आप देख सकते हैं। जैसे मुझे पता है कि दुबई के अंदर रहते हुए बीडब्ल्यूआरए वगैरह के जो ईटीएफ्स होते हैं, वो ज़्यादा बेहतर होते हैं। ये बातें मैंने सारी अपनी एक कोर्स में की हैं, जो मैंने कोर्स अभी रिसेंटली अरेंज किया था। आई डोंट नो कि ये वीडियो उस कोर्स से पहले आएगी, बाद में आएगी। इन एनी केस कोर्स का लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उसको आप जाके देख सकते हैं। आप इस एज के अंदर, जैसे मैंने कहा कि इस तरह की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, उसको ये अज़्यूम ना करें कि इससे आपका कैश फ्लो जनरेट होगा, जो कि फ़िक्स इनकम होती है। फ़िक्स इनकम बहुत अच्छी चीज़ होती है, आप उसको रख सकते हैं। आप उसको अगर कोई बड़ी परचेज़ आ रही है, आपकी घर खरीदना है आपको, या कोई मेजर आपका एक्सपेंस आ रहा है, उसके अंदर आप उसको ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। इवन 1 साल, 2 साल के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बियॉन्ड 2, 3, 4 इयर्स, या बच्चों की जैसे मैं हूँ, अगर बच्चों की एजुकेशन आने वाली है, तो उसके लिए आपको पता होता है, इस टाइम के बाद आपको वो पैसे चाहिए होंगे, तो आप उनको स्टॉक्स में नहीं डाल सकते। तो वहाँ पर आपको यूज़ करना पड़ेगा। बाकी रहा कि जो आपकी बिज़नेस है, उसके अंदर मुझे नहीं पता कि उसका क्या सिचुएशन है। अगर वो वाक़ई इतना अच्छा है कि आपने 50 लाख रुपए उसमें डाले, या 45 लाख रुपए डाले में, और आपको वो ऑलमोस्ट 12 लाख से भी ज़्यादा आई बिलीव मही साल के दे रहा है। वो आपको दे रहा है ऑलमोस्ट एवरेज चलें 2 लाख कह रहे हैं। यानी कि आपको वो 50% का रिटर्न मिल रहा है। अगर तो ये ऐसा है, तो मैं तो कहूँगा सबको इस तरह की चीज़ों में चले जाना चाहिए, लेकिन इट्स टू गुड टू बी ट्रू। इसके ऊपर मैं रिलाय नहीं करूँगा कभी भी अपनी इनकम का, क्योंकि ये 45 लाख के ऊपर अगर आपको 2 लाख रुपए का एवरेज मंथ का रेवेन्यू मिल रहा है, यानी कि 24 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो 50% का जो रेट है, इट्स आउटस्टैंडिंग। सो ये इसको ज़रा ध्यान में रखें कि ये सही है कि नहीं है, ये आप खुद यू आर द बेटर जज। क्योंकि पॉइंट ये होता है कि जब किसी को इस तरह का रिटर्न कोई दे रहा है, तो वो खुद बैंक के पास जाकर इस तरह का लोन क्यों नहीं ले सकता, जिसमें उसको लेट्स से अभी आपको 50% का रिटर्न मिल रहा है। आपको वो जाएगा बहुत आराम से बैंक के पास, वो उसको 20-25% से भी कम का रिटर्न पाकिस्तान के अंदर मिल जाएगा। यूएई के अंदर तो 4-5% के ऊपर, बल्कि उससे भी कम के ऊपर आजकल लोन मिल जाता है। सो इट डिपेंड्स कि सिचुएशन क्या है, बैंक्स ने उनको दिया, नहीं दिया, या वो आपके पास इस तरह का ऑप्शन आपको कैसे दिया उन्होंने। सो यू अगर हैव आप टू सी दैट। एक्सपैट हैं और बैक होम पैसे भेजते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, कहीं भी पैसे भेजते हैं, तो आपके लिए एक बहुत अच्छी ऐप है टैप टैप सेंड की। टैप टैप सेंड के थ्रू आप पूरी दुनिया में कहीं भी हों, चाहे यूएस में हो, यूरोप में हो, यूएई में हो,
कहीं भी हो आप बहुत आराम से पैसे भेज सकते हैं विदाउट एनी एडिशनल चार्जेस। सबसे अच्छी बात यह है कि इस ऐप के थ्रू जब आप पैसे भेजते हैं तो बहुत जल्दी रिसीव होते हैं और आपके पास एक रिकॉर्ड रहता है कि आपने कितने पैसे भेजे हैं, किस रेट पे पैसे भेजे हैं। रेट भी बहुत अच्छे होते हैं। मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे तो आपको 25 दिरहम्स, $10, 10 पाउंड्स या 10 यूरोज़ का रेफरल बोनस भी मिल सकता है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है और कमेंट में भी आपको मिल जाएगा। सेंड मनी एंड एन्जॉय। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। सो मैं कभी भी अपना रिटायरमेंट अमाउंट इस तरह की चीज़ों के अंदर अभी कभी भी इन्वेस्ट नहीं करूँगा। आपकी रिटायरमेंट में तो खैर टाइम है और आपने जभी भी थोड़ा-सा रिस्क लिया हुआ है, इट्स फाइन। बट अगेन ड्यू डिलिजेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी आप कहते हैं कि आप पाकिस्तान में जाकर रह लेंगे बाद में, तो ये तो बच्चे होने दें, फिर पता चलेगा कि कितना आसान होता है। फैमिली टाइज़ वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। फैमिली अगर आपके साथ है, आपकी फैमिली बैक होम के अंदर है और उसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि फैमिली के साथ आपको रहना है और आपको इट डज़न्ट मैटर टू यू कि आप की क्वालिटी ऑफ लाइफ़ कैसी होती है, तो फिर ठीक है, पाकिस्तान इज़ वेरी गुड फॉर यू। बट टाइम विल टेल। सो आपको अपनी लाइफ अभी आप कह रहे हैं, मैंने बाय द वे इनसे एक ईमेल भी करवाई थी और मैंने पूछा था कि आपके पासपोर्ट का क्या स्टेटस है? तो उन्होंने बोला था कि पासपोर्ट 1-2 साल 3 साल के अंदर मैक्सिमम मिल सकता है फ़िनलैंड का, और जब वो मिल जाएगा, जबकि उसके अंदर कोई लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स थी, वो थोड़ा-सा चैलेंज था, लेकिन वो भी अगर वो कंप्लीट हो जाती हैं तो फिर जब पासपोर्ट मिल जाएगा तो आई बिलीव कि वो फिर उसके बाद यूके मूव करेंगे, तो वो ठीक है मेरे ख़्याल से। उसमें आपकी वाइफ़ को भी जॉब करने का ऑप्शन मिलेगा। इट टेक्स टाइम इवन देयर, बिकॉज़ वहाँ पर जाकर भी आपको पूरा नए सिरे से मैनेज करना पड़ेगा चीज़ों को। दुबई को अपने ज़हन में रखें। दुबई इज़ अ वेरी गुड प्लेस। अगर आपके पास फिनिश पासपोर्ट हो जाता है तो फिर आप मैं ये नहीं कहूँगा कि पासपोर्ट की बेसिस के ऊपर आपको दुबई में अच्छी जॉब मिलेगी, लेकिन आपकी जो स्किल्स होंगी, अगर आपको एक दफ़ा मिल ही जाता है फिनिश पासपोर्ट, तो फिर आप यहाँ पर आकर अपनी लक लेट्स से देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत कॉम्पिटिशन है, इसमें कोई शक नहीं है। हर तरह के लोग मौजूद हैं। अब तो मैंने सुना है कि पहले तो लोगों को कंपनीज़ बुलाती थी, अब तो लोग गोरे खुद आते हैं जॉब सर्च करने के लिए। सो कॉम्पिटिशन इज़ वेरी टफ इन दुबई नाउअडेज़। लेकिन फिर भी ये एक ऑप्शन आपके पास होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो नथिंग लाइक इट कि आपके पास ऑलरेडी पासपोर्ट है, जो लोग यहाँ से मूव करते हैं, वो सिर्फ़ इस वजह से मूव करते हैं कि उनके पास पासपोर्ट नहीं होता, और पासपोर्ट अगर होता है तो फिर इट डज़न्ट मैटर फॉर देम कि वो दुबई में क्यों ना रहें, क्योंकि उनको सब कुछ मिल रहा होता है यहाँ पर। सो दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। जब बच्चे हो जाएँगे एंड देन यू हैव द फिनिश पासपोर्ट, तो उस टाइम पर आपको देखना पड़ेगा कि आपको करना क्या है। अच्छा, आपने अच्छा बाय द वे, अगर ट्रेडिंग 212 की का नाम आपने सुना हो, यूरोप के लिए बहुत अच्छी ऐप है, जिसके थ्रू आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए। मैं बार-बार स्टॉक्स का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आई नो कि उसमें क्या पोटेंशियल है और कितना फ़ायदा होता है जब आप इन चीज़ों को खुद से करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बहुत सारे पैसे डालें। मैं कह रहा हूँ आपके पास अगर लेट्स से महीने के 200-300 यूरोज़ भी आ रहे हैं, जो कि एडिशनल हैं, वो आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर दें। और स्टॉक्स नॉर्मल स्टॉक्स नहीं, आपको क्या पता है एप्पल में करना है, अमेज़न में करना है या एक्स-वाई-ज़ेड किसी कंपनी में करना है। आप उसको इंडेक्स फंड्स के अंदर डालें, और इंडेक्स फंड्स के ऊपर मैंने कुछ वीडियोज़ भी बनाई हैं, प्लस ये कि मैं अपने कोर्स में भी बात की है मैंने। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप उसमें करें, प्लस ये कि पाकिस्तान के स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करें थोड़ा बहुत। जब जो भी थोड़ा बहुत आपको पैसे नज़र आते हैं, 5,000 10,000 रुपए पूरे साल के लिए इन्वेस्ट करें हर महीने, और फिर देखें उसके बाद कि उसका रिटर्न्स क्या आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, डिविडेंड्स और क्या कुछ हो रहा है। उससे फिर आपको लर्निंग होगी, या आपके पास 1 डेढ़ साल का जो लीवे है, उसके अंदर आप उसको यूज़ करें। बहुत यंग एज है आपके पास, मैंने तो 40 इयर्स की एज में जाकर पहली दफ़ा स्टॉक्स में प्रॉपर्ली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी। उससे पहले तो सारी गैम्बलिंग चल रही थी। खैर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये चीज़ अभी से देख लें। यू हैव अ लॉट ऑफ रनवे। आप 30 के बाद 40, 50, 60 बहुत टाइम है आपके पास कंपाउंडिंग करने का। अंटिल अच्छा, फिर उसके बाद ये है कि आपने अभी घर की बात नहीं की, आपने नहीं बताया कि घर आपने लेना है, नहीं लेना है, क्योंकि घर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसके अंदर अगर आपको फ़िनलैंड में नहीं रहना तो प्रॉब्ली फ़िनलैंड में घर नहीं ले रहे थे। इसकी वजह से और इम्पॉर्टेंट है कि आप इन्वेस्ट करें, ताकि वो जो जो टाइम आपका निकल रहा है जिसमें में आप घर की इक्विटी बना सकते थे, वो एटलीस्ट आप स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करके उसको बढ़ा सकें। तो वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है। यूके के कुछ क्राउड फंडेड ऑप्शंस भी मौजूद हैं, जैसे यूएई के अंदर स्मार्ट क्राउड और स्टेक है, उसी तरह के यूके की भी प्रॉपर्टीज़ के इस तरह के पोर्टल्स हैं। अगर आपको स्टॉक समझ नहीं आते तो वहाँ पर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगेन ये आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि यूके में मैंने इतना ज़्यादा रिसर्च नहीं की हुई है, लेकिन मुझे पता है कि ऑप्शन सारे मौजूद हैं वहाँ पर। फ़िनलैंड का मैं नहीं कह सकता कुछ भी। बाकी ये कि जो आप कह रहे थे ना शुरू में कि मैं पाकिस्तान जाकर आराम से रहूँगा और वहाँ पर मैं अगर मेरे पैसिव इनकम आती रहे, तो देखें,
पैसिव इनकम के लिए आपको पहले पैसिव इनकम जनरेट करना आना चाहिए और पता होना चाहिए कि आप सही टूल्स में गए हुए हैं कि नहीं गए हुए हैं। आप अगर आप नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट को पैसिव इनकम अज़्यूम करेंगे, तो उसके अंदर 4 साल बाद लेट्स से ये रेट्स बिल्कुल ख़त्म हो गए, 5 साल बाद बिल्कुल नीचे आ गए, उस टाइम पे क्या करेंगे आप? उस वक़्त तो आपका फिर ये पैसिव इनकम ख़त्म हो जाएगी। तो पैसिव इनकम को बिल्कुल सॉलिड होना चाहिए। ये पैसिव इनकम मैं नहीं समझता कि कोई सॉलिड चीज़ है। ये शॉर्ट टर्म के लिए अच्छी चीज़ है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इसके ऊपर आप रिलाय नहीं कर सकते। रिटायरमेंट इज़ नॉट ईज़ी। रिटायरमेंट में लक पता जाता है कि आपने किस तरह प्लान किया हुआ है। मैं आपको रूल ऑफ़ थंब बता देता हूँ रिटायरमेंट का, जो फिर लोग उससे डरते हैं कि यार ये क्या बात कर दी आपने। रिटायरमेंट का रूल ऑफ़ थंब ये है, पाकिस्तान के लिए आसान होगा क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आपको आपकी जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं वो इतने महँगे इतने इतने ज़्यादा नहीं हैं। लेकिन अगर आप कहीं और की बात करें, कहीं की भी बात करें तो बेसिकली जो रूल है, जो भी आपका रिटायरमेंट का खर्चा होगा वो आपका जो एक्सपेंसेस हैं अब उसके अंदर एक्सपेंसेस हर तरह के हो सकते हैं। जैसे अब दुबई में कोई रह रहा है और उसको कंपनी के थ्रू रह रहा है और उसको फ़र्ज़ करें 20,000 दिरहम सैलरी इनफ़ लगती है और 20,000 दिरहम में उसका खर्चा पूरा हो जाता है। लेकिन उसको फिर ये सोचना पड़ेगा कि जब वो कंपनी छोड़ देगा, उस टाइम पर उसको मेडिकल भी खुद लेना पड़ेगा, बच्चों का भी मेडिकल लेना पड़ेगा, अपना भी लेना पड़ेगा। जैसे-जैसे ऐज गुज़रेगी वैसे-वैसे वो मेडिकल एक्सपेंसेस भी होगा एक्सपेंसिव भी होगा। इंश्योरेंस भी एक्सपेंसिव होगी। तो ये सारी चीज़ें जब एक्सपेंसिव होंगी, तो अभी तो वो आप कंसिडर कर ही नहीं रहे हैं। अभी तो आपका जो नॉर्मल खर्चा चल रहा है, आप उसको देख रहे हैं। तो आपको होलिस्टिकली आपको देखना पड़ेगा कि आपका खर्चा कितना हो रहा होगा और वो 12 महीने के ऊपर कितना आ रहा होगा। फिर जो आपका जो पोर्टफोलियो है, लेट्स से आपका पोर्टफोलियो 10 करोड़ रुपए का है। 10 करोड़ रुपए के ऊपर आप 4% और ये डॉलर्स की बात हो रही है। 10 करोड़ रुपए को आप डॉलर्स में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद जो उसके ऊपर 4% का रिटर्न अगर आप यूएस की स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो 4% का रिटर्न रिटर्न आप अज़्यूम करते हैं कि मैं उससे अपना पोर्टफोलियो से निकाल लिया करूँगा हर साल और बाकी जितने भी पैसे बचते हैं उसको रीग्रो करने के लिए डाल दिया करूँगा। उस केस में आप शायद बच जाएँ। वो आप देख सकते हैं कि आपका कितना खर्चा है हर साल का और हर साल के इस पे अगर आप चाहते हैं तो अलग से एक वीडियो बन सकती है, लेकिन हर साल का खर्चा आपको देखना है। जो भी आपका खर्चा आ रहा है, वो आपके पोर्टफोलियो का 4% बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अगर नहीं बन रहा है, तो यू स्टिल हैव टू मेक मोर मनी, यू हैव टू स्टिल इन्वेस्ट मोर ताकि आपका वो 4% बन सके। ये ग्लोबल रूल है, ये पाकिस्तान पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आप, लेकिन पाकिस्तान में पाकिस्तानी रूपी बेस्ड जो जो एसेट्स हैं उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते क्योंकि यूरोपी बेस्ड जो जो भी आपके एसेट्स होंगे हो सकता है वो डिप्रिसिएशन उसके अंदर हो तो उसके अंदर आपको शायद ये 4% से ज़्यादा करना पड़े शायद नहीं डेफिनेटली उसको ज़्यादा करना पड़ेगा तो ये इट्स नॉट दैट ईजी कि आप ये सोचें कि मैं रिटायर हो सकता हूँ या मैं बिल्कुल काम छोड़ सकता हूँ और काम फिर भी करना पड़ेगा आपको क्योंकि ये कह सकते हैं आप बिल्कुल ये कह सकते हैं जैसे मैं भी यही सोचता हूँ कि मैं अपनी जॉब छोड़ दूँ लेकिन मैं अपना जो भी मुझे जो पसंद है जो पैशन है लेट्स से मेरा यूट्यूब मेरा पैशन है आई विल कंटिन्यू डूइंग दैट और उसके इसके साथ जो एसोसिएटेड बिज़नेसेस हैं, मैं वो शायद कर लूँ। लेकिन एट लीस्ट मैं अपनी 9 टू 5 को बाय-बाय कह सकता हूँ। सो ये थोड़ा-सा माइंडसेट शिफ्ट करना पड़ेगा आपको। कि रिटायरमेंट का जो मतलब है वो क्लियर करना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि कितने पैसे आपको चाहिए। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी जो फ़िक्स्ड इनकम से पैसे आ रहे हैं उसको आपको कितना कंसिडर करना चाहिए और किस हद तक कंसिडर करना चाहिए अपनी पैसिव इनकम जनरेशन के अंदर। इसके अलावा मैं मल्टीपल वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। एक मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी इनफैक्ट पॉडकास्ट करता रहता हूँ। पॉडकास्ट के बारे में बताते हैं। पॉडकास्ट मैंने अभी रिसेंटली की थी तैयब हनीफ के साथ बहुत ज़बरदस्त पॉडकास्ट गई थी। $1 मिलियन भाई ने बनाए 1 साल के अंदर अपनी जॉब के थ्रू सॉफ्टवेयर सेल्स में। कैसे बनाएँ? यूएस के करामात हैं, यूएस के अंदर यूएस के क्लाइंट्स थे उनके, स्वीडन में वो रहते थे, अब तो दुबई आ गए हैं वो, यहाँ पर उस पॉडकास्ट का लिंक लगा दिया, उसको जाके देख सकते हैं। इसी तरह से एक यहाँ पर इंडियन एक्सपर्ट हैं ललित, उनके साथ मेरी पॉडकास्ट हुई थी, किस तरह से इंडियंस का दिमाग चल रहा होता है और वो किस तरह से इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, यहाँ पर उस पॉडकास्ट का लिंक लगा दिया। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।